हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे घटना चक्र का वार्षिकांक बुक, जो पूरे साल का करंट अफेयर मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का, मई से लेकर 15 अप्रैल तक का इसमें इंक्लूड है करंट अफेयर। तो आप एक साल का पूरे करंट अफेयर एक ही जगह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसी सेशन में चलते हैं। यह मेरा चौथा वीडियो होगा, तो आप बाकी वीडियो यदि पीछे का नहीं देखे होंगे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चले, हमने पिछले वीडियो में यहाँ आपको स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ तक बता दिया था। अभी राष्ट्रीय घटना चक्र हम देख रहे हैं, फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और इसी तरह से आर्थिक देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया था, सर्वेक्षण वाला स्वच्छ सर्वेक्षण। अब हमें देखना है क्या, देखिए भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022, भारत पर्यटन सांख्यिकी, ठीक है। एक आंकड़ा डाटा आया है पर्यटन से रिलेटेड। किसने ये डाटा जारी किया है? 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। अब आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है। तो उसी अवसर पे भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये जगदीप धनखड़ साहब पहले पश्चिम बंगाल के उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के ये गवर्नर थे, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। बताइए राज्यसभा के अध्यक्ष पद की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं, मतलब हर साल जारी किया जाता है, ठीक है। और कौन? पर्यटन मंत्रालय के अधीन ये जारी किया जाता है। तो कौन सा ये है? 63वां संस्करण है। यह रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के माध्यम से, अंतर्गामी मतलब जो हमारे देश के ही निवासी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे हम आप भी जाते हैं, कोई पुरी जाते होंगे, कोई गोवा जाते होंगे, ठीक है। तो बताइए आप कहीं गए हैं इस तरह की जगह पे? तो अंतर्गामी पर्यटन हुआ, और बहिर्गामी मतलब जो अदर कंट्री से आते हैं, ठीक है। तो दोनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय, घरेलू तथा विदेशी पर्यटन यात्राओं आदि से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। कौन? यह रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मरणीय तथ्य क्या है। इस रिपोर्ट के आधार पे 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारत है, मतलब इतना लोग विदेशी है। कितना? 7 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 7 मिलियन में कितना हुआ? 70 लाख, ठीक है। तो 70 लाख लोग भारत में आए, जिसमें 1.52 यानी लगभग 1.5 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय थे। देखिए ये NRI, इसमें विदेशी मतलब कि वो किसी देश के शुरू से ही निवासी हैं, वो विदेशी 1.5 मिलियन लगभग है, और 5.48 मिलियन अप्रवासी NRI। आप जानते हैं NRI कौन होते हैं? जो भारत के ही मूल निवासी पहले थे, ठीक है। NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है, अब वो कहीं विदेश में रह रहे हैं, ठीक है। देखिए इससे क्या साबित होता है? इससे ये भी साबित होता है कि जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन रह चुके हैं वो बार बार भारत आते हैं, यानी अपने देश से उन्हें अभी तक लगाव महसूस होता है, भले वो कहीं रह रहे हो, ठीक है। तो ये डाटा है, आप याद रखिएगा। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 10.6% की वृद्धि हुई, ठीक है। 20 की तुलना में 21 में इतना प्रतिशत पर्यटन में वृद्धि हुआ है। वृद्धि तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान से साफ सुथरा सब जगह हो गया है, तो उससे पर्यटक बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी रोल होता है, आप कनेक्ट करते चलिएगा थोड़ा लॉजिकल भी, ठीक है। तो देखिए वर्ष 2021 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन 5 देश, मतलब 5 शीर्ष देश जहां से भारत में विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं। तो पहला पर कौन? US यानी अमेरिका से, दूसरा बांग्लादेश से, तीसरा UK से, कनाडा, फिर नेपाल से तो इसलिए भी कि हमारा ये बिहार से और वगैरह से सटा हुआ राज्य है, देश है, और जहाँ से आने के लिए वीज़ा पासपोर्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है।
ओपन बाउंड्री है इसलिए यहाँ से ज़्यादा, ठीक है। बाकी क्या है ये, पर्यटक आगमन में 10.6% की वृद्धि हुई है 20 की तुलना में 2021 में। और यूएसए, बांग्लादेश, यूके, कनाडा और नेपाल, ये 5 शीर्ष देश हैं जहां से नागरिक हमारे यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, वर्ष 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष गंतव्य स्थान, ठीक है। मतलब भारत के नागरिक कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएसए में सबसे ज़्यादा जाते हैं, यूएई में, ठीक है। इसके बाद यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में, फिर कतर में, ओमान में और फिर यूके में, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में तो काम करने के पर्पस वगैरह से भी लोग जाते रहते हैं, तो उनके जो भी परिचित रिलेटिव होते हैं तो उसके हिसाब से वो भी जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है ये, विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत या हिस्सा, ठीक है। विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्य, ठीक है। मतलब विदेशी लोग कौन से राज्य में हमारे यहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। वो 10 शीर्ष राज्य दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, चार्ट के अनुसार देखिए, पंजाब में 29.22%। थोड़ा सा रफली देख लीजिए, ये डाटा बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा याद रखेंगे तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा पंजाब में आते हैं, फिर महाराष्ट्र में आते हैं, फिर दिल्ली में आते हैं और कर्नाटक में। इतना आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी फिर उतना याद रखने की ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला कौन है, पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा दिल्ली, चौथा कर्नाटक, ठीक है, जहाँ से विदेशी पर्यटक आते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े, देख लिए विदेशी पर्यटक जहां से जो हमारे अलग अलग स्टेट में आते हैं, कितने मात्रा में, कितने प्रतिशत में, वो यहाँ पे है, ठीक है। आगे क्या है, घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत की हिस्सेदारी। मतलब हमारे जो अपने नागरिक होते हैं भारत के, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में जाना प्रेफर करते हैं। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ है इसमें, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। चलिए आगे, भारत भ्रमण वर्ष 2023, 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 यानी विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल को लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो भारत भ्रमण कौन मना रहा है, पर्यटन मंत्रालय मना रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पीएम श्री स्कूल 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक केंद्र प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है पीएम श्री स्कूल को मंजूरी प्रदान कर दी, ठीक है। मंत्रिमंडल मतलब मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल होता है, आप जानते हैं। इसमें देखिए क्या है, योजना का कार्यान्वयन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया, ठीक है। कब से कब, 2022-23 से लेकर 2026-27 तक, यानी 22-5-26 हुआ, ठीक है, दौरान किया जाना प्रस्तावित है। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे। साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों के निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी समग्र तरीका होगा, ठीक है। पूर्ण और समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। पीएम श्री स्कूल देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है।
इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गया है। ठीक है, कब कब शिक्षा नीति आया है बताइए? 1968 में, 96 में, फिर कब आया? अभी 2020 में आया। अब हमें बताइएगा। ठीक है, आप इस तरह से करंट को पीछे से भी कनेक्ट करते चलिए। ठीक है, आज जाकर पहला शिक्षा नीति कब आया था, आप क्या लिखेंगे बताइए? तो ऐसे ही करंट अफेयर को पीछे से आप कनेक्ट करते चलिए। ये आदर्श नमूना स्कूल के रूप में कार्य करेंगे, साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन या परामर्श प्रदान करेंगे। ठीक है, ये स्कूल अपने निकटवर्ती स्कूल को भी मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीन स्कूल, इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं, ग्रीन स्कूल मतलब पर्यावरण रिलेटेड वहां पे जो भी होंगे उपाय किए जाएंगे। जैसे क्या चीज? सौर पैनल से बिजली वहां उपलब्ध कराई जाएगी, एलईडी लाइट, उससे भी क्या होता है? बिजली की बचत होती है। प्राकृतिक खेती युक्त पोषण माटी का, ठीक है, मतलब वहां जो फूल पौधे लगाए जाएंगे वो नेचुरल खेती होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि को शामिल किया जाएगा। ठीक है, चले आगे। क्या देखिए फिर, एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क एक बनाया जाएगा जिसके परिणाम को मापने के लिए प्रमुख संकेतकों का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, कुछ दिए जाएंगे संकेतक, इसके आधार पर आपको आकलन किया जाएगा। ठीक है, पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसको लागू करने का जो प्रशासनिक ढांचा होगा ये पीएम श्री स्कूलों को, ये इनके माध्यम से लागू किया जाएगा, इनका हेल्प लिया जाएगा। ठीक है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये क्या है देख लीजिए। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडाजल स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। ठीक है, कहाँ? गुजरात के लिए ये। ठीक है, ठीक है, अडाजल स्थित त्रिमंदिर में। ठीक है, तो ये गुजरात से संबंधित है। इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। यह मिशन विश्व बैंक द्वारा आर्थिक रूप से वित्त पोषित है, मतलब विश्व बैंक इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। किसको? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को। कहाँ है? गुजरात में। अब क्या है? नमस्ते योजना। देखिए क्या है, हाथ से मैला उठाने वाले। नमस्ते योजना किसके लिए है? ऐसे कारीगरों के लिए, कारीगर उनको नहीं कहिए, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए है जो शहर में कूड़ा करकट, मैला, जैसे सेफ्टी टैंक, नाली वगैरह साफ करने की काम करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए नमस्ते योजना है। क्यों? ये उन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरह से गंदे तरीका और असुरक्षित तरीके से काम करने से बचाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम किए जाएंगे, उनके लिए है नमस्ते योजना। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम बना था, एक्ट बना था 2013 में। वो कब से लागू है? 6 दिसंबर 2013 से वो लागू है एक्ट। यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रख रखाव, हाथ से मैला ढोने या नालों एवं सेफ्टी टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई, हजारडस। देखिए जोखिमपूर्ण क्या होता है? बिना टेक्नोलॉजी के डायरेक्ट ही ऐसे अपने शरीर से काम करना। टैंक, सेफ्टी टैंक से बहुत लोग आप देखते होंगे घुस जाते हैं, उसमें साफ करते हैं, बहुत लोगों के मौत होने की भी सूचना आती है। सेफ्टी टैंक से जो गंदे बदबू, इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं, उनसे गैस निकलते हैं, उनसे बहुत जगह न्यूज में आप देखे होंगे मृत्यु भी कई लोगों की हो गई है। तो ये हजारडस, ये जोखिमपूर्ण जो ये काम है, इस तरह से उन्हें मुक्ति दिलाई जाएगी। कैसे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं
सावधानियों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। अभी भी ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर, जितने भी भारत के शहर हैं, वो मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। मतलब नगर निगम जो भी होंगे वहां के शहर, उन्हें घोषित करना होगा कि सफाई मित्र सुरक्षित हमारा शहर है। कब तक? मार्च 2024 तक का इन्हें टाइमलाइन दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या होता है उस टाइमलाइन पे, पूरा होता है या नहीं होता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना है तो कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाने की जरूरत है। 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया, तो आप ये याद रख सकते हैं, अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया है। नमस्ते का पूर्ण रूप आप याद रख लीजिए क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई, मैकेनाइज्ड मीन्स मशीनीकृत, तो ठीक है, मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई, ठीक है। नेशनल एक्शन किसके लिए? फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटरी इकोसिस्टम के लिए। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये दो मिनिस्ट्री है इसमें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ये आवासन शहरी एवं मंत्रालय, ठीक है। नमस्ते योजना के चरण में 500 शहरों, 500 अमृत शहरों को कवर करते हुए शामिल किया जाएगा। अमृत शहर आप बताइए, अमृत शहर, अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अमृत योजना कब लॉन्च हुआ था? अटल मिशन, बताइए क्या है ये, बताइएगा कमेंट में। यहाँ पे क्या है? इस योजना को 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 वर्षों 2022 से लेकर 26 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। नमस्ते योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख परिणामों को प्राप्त करना है। इसको आप एक बार देख लीजिए क्या है उद्देश्य? भारत में स्वच्छ कार्य के कारण किसी की मौत न हो, स्वच्छता संबंधी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाए, मतलब स्किल्ड वर्कर, मशीन जो भी चलाएंगे तो स्किल्ड वर्कर ही होंगे, ठीक है। किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आना, मतलब कोई भी कर्मचारी मानव मल के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इस तरह से काम कराया जाए। उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स। फिर क्या है? राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई जो NSKFDC के प्रबंध निदेशन के अधीन होगी, ठीक है। ये राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई एक यूनिट होगी, मॉनिटरिंग यूनिट होगी, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा। राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई राज्य सरकार भी करेगी, ठीक है। एक राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई भी होगा, मॉनिटरिंग इकाई होगा जो देखरेख करेगा कि योजनाएं कितनी सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं। अगला क्या है? पहला मंडल क्या है? पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? यूनेस्को के अनुसार, यूनेस्को के अनुसार है ये, ठीक है। कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति का उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को प्रदर्शित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने लिखने और गणना का उपयोग करने की सक्षम बनाती है। देखिए यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, तो ये भी ये सब देखती है, ठीक है। सोशल वगैरह सामाजिक कार्य रिलेटेड ही देखती है। यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल होते हैं पर्यटक जो भी जगह होती हैं, ठीक है। तो आगे क्या है? स्मरणीय तथ्य। 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला
कहाँ का है? ये मंडला जिला है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कब की बात है? 15 अगस्त 2022 की। कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया, मतलब कि वो पूरी तरह से साक्षर हो गया है। कौन सा? मंडला। ध्यातव्य है कि इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आजादी अभियान चलाया गया था। ठीक है, महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आजादी अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? जिला प्रशासन के द्वारा। कहाँ के? मंडला जिला के जिला प्रशासन द्वारा। इनके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता कितनी थी? 66.9% थी 2011 के जनगणना में। आज देखिए 100% हो गया। कितनी वृद्धि हो गई, कहाँ तक ये पहुंच गया? 100% साक्षर हो गया। इसी तरह से यदि पूरे भारत में हो तो फिर पूरा भारत 100% साक्षर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है? पूरे एमपी की कितना है? 69.3% और ये था 66। ठीक है, मतलब पूरे अपने मध्य प्रदेश की साक्षरता से भी मंडला का साक्षरता दर कम था। इसके बावजूद उसने 100% अपने आप को साक्षर कर लिया है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? 73% है भारत की, पूरे भारत की। ठीक है, जिसमें पुरुष कितने हैं? 80.9 और महिला 64.6%। और दोनों का मिला दीजिए एवरेज फिर, तो दोनों मिलाकर 73% है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे? 80 और 64 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, देखिए 73 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि महिला पुरुष दोनों मिलाकर 73% है, जिसमें पुरुष 80.9 और महिला 64.6%। चले आगे। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। भारत सरकार कौन कौन से? भारत सरकार साक्षरता यानी एजुकेशन को लेके कौन कौन से प्रयास किए हैं वो यहाँ पे दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? वर्ष 2001-2 में आया था। वयस्क साक्षरता वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन कब आया था? 2009 में आया था। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आया है 2020 में। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए मंजूरी मिला है। क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। स्माइल 75 ये क्या है? स्माइल केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक छतरी योजना, अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम उसको कहते हैं कि अम्ब्रेला मतलब छाता होता है। ठीक है, तो अम्ब्रेला स्कीम इसको बोलते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत कई सारे और योजनाएं चल रही हो, और ये हो गया अम्ब्रेला स्कीम। इसके नीचे और कई स्कीम चल रही हो जो इसी के मेन जो टारगेट है उसको ये सपोर्ट करते हो। ठीक है, वो होता है अम्ब्रेला मिशन। तो यह क्या है? स्माइल 75 अम्ब्रेला मिशन है, छतरी योजना। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता। इससे सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उप योजनाएं हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजना भी है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ठीक है, मतलब जो भिक्षा वगैरह मांगते रहते हैं उन्हें भी तो पुनर्वास करना होगा, कहीं जगह देना होगा, तभी तो वो कुछ काम करेंगे, अस्थायी उन्हें बनाना होगा। फिर क्या देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल परियोजना हेतु वर्ष 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। टोटल 25-26 तक के लिए 100 करोड़ रुपए का है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 12 अगस्त 2022 को स्माइल पहल का शुभारंभ किया गया। तो इसमें आप ये याद रखेंगे 12 अगस्त 2022 को। ठीक है, अगस्त 2022 में किया गया है। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न, जो आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे भिक्षा वगैरह मांगते रहते हैं, उनके लिए भी है।
व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की यूप योजना सब स्कीम है कार्यान्वयन करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है, नगर निगम की पहचान की है। ठीक है, कौन? केंद्र सरकार। इसे ही स्माइल 75 नाम दिया गया है। तो ये 75 नगर निगम है, इसीलिए इन्हें स्माइल 75 नाम दिया गया है। ठीक है, 75 नगर निगम को शामिल किया गया है। स्माइल 75 पहल के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के माध्यम से और अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे। एनजीओ की हेल्प इसमें लिया जाएगा। इस पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कब किया गया था? अगस्त 2022 में। इसका उद्देश्य क्या है? निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना, देश के शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना, विभिन्न हितधारकों की समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना, जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है सबसे ज्यादा भिक्षावृत्ति की? पश्चिम बंगाल में। इसको आप याद रखिएगा, ये हाईलाइट है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे और दूसरा स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। पहला कौन हो गया? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहां के पहले गवर्नर हमारे भारत के जो भी उपराष्ट्रपति हैं वही पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं उपराष्ट्रपति बनने से पहले, जगदीप धनखड़ साहब। चलिए फिलहाल देखिए, ज्ञातव्य है कि मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई प्रारंभ पहल की गई है। ये भी आप ध्यान में रखिए। यहाँ क्या है? गति शक्ति विश्वविद्यालय वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव एवं ज्ञान भंडार नॉलेज रिपोजिटरी के निर्माण अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मतलब इतने चीजें करने के लिए एक संस्थान की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहु विषयक बहुआयामी और भविष्योन्मुखी संस्थान की परिकल्पना की गई है। ऐसा भी विचार किया गया, परिकल्पना की गई है। स्मरणीय तथ्य यहाँ याद रखिए। 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विधेयक पारित कर दिया गया। बिल था उसे पास कर दिया गया। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। ध्यातव्य है कि विधेयक लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था। कब? 3 अगस्त 2022 को ही। 8 अगस्त को राज्यसभा से ही पारित हो गया और 16 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियम हो गया। देखिए, आप जानते होंगे, पॉलिटी में पढ़े होंगे, एम लक्ष्मीकांत बुक उसके लिए सबसे अच्छा बुक होता है, जिसका मैं उसका भी वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे आप उसको भी देख सकते हैं, आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखते रहिए। हम भी उसको महीना में 2 या 3 वीडियो डालते हैं, इससे ज़्यादा डालते नहीं हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियम हो गया। पहले विधेयक था, अब ये अधिनियम हो गया। तो बताइए विधेयक अधिनियम में क्या डिफरेंट है? देखिए, विधेयक उसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको बिल बोलते हैं और अधिनियम को एक्ट बोलते हैं। तो वह बिल तब तक होती है जब तक उसे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा के लिए वगैरह रखा जाता है, वोटिंग होता है, तब तक वो बिल होता है, उसे बिल बोलते हैं। और दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास होके और हमारे राष्ट्रपति जी उस पर साइन करते हैं, तब वह कानून बनता है फाइनली। चाहे संविधान संशोधन हो, चाहे कोई एक्ट बन रहा हो, अधिनियम बन रहा हो, कानून बन रहा हो। तो जब वह बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाती है और वो साइन कर देते हैं, तब जाके वह बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो बिल और एक्ट में ये डिफरेंट है। तो आप थोड़ा सा पॉलिटी यहाँ पे देख लीजिए और हम कहेंगे, आप लक्ष्मीकांत का सेशन भी मेरा चल रहा है बुक का पॉलिटी का, आप उसको देखिए धीरे धीरे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए
इससे मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब करने को, क्योंकि पैसे नहीं लगते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो पैसे पेड करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 एक एक्ट था, उसमें यह संशोधन अमेंडमेंट करता है। कौन सा? 2022 का अधिनियम, उसी में संशोधन किया गया है। वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ौदा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान है। ठीक है। किसको? बड़ौदा गुजरात में है। कौन? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, उसी को गति शक्ति विश्वविद्यालय बदल दिया जाएगा। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी बन जाएगा। बड़ौदा का राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान ये गुजरात में होगा। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है यदि पूछेगा तो बड़ौदा गुजरात में, क्योंकि उसी को बदल के बनाया जा रहा है गति शक्ति विश्वविद्यालय। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वर्ष 2018 में स्थापित एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। कैसा है? डीम्ड है। ठीक है। एक ओपन यूनिवर्सिटी होता है, एक रेगुलर होता है, ये डीम्ड है। ठीक है। दिसंबर 2022 में NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। कब? 2022 में कर दिया गया। ठीक है। चलिए, इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। मतलब यह विश्वविद्यालय पूरा भारत में अपना कॉलेज, इससे जो भी हैं इस विश्वविद्यालय से सभी कॉलेज जो भारत के होंगे इसी से मान्यता प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी कॉलेज को मान्यता प्रदान करने के लिए सर्टिफिकेट जो आपको मिलते हैं उस कॉलेज से प्रॉपर, तो वो किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। तो वो जो पूरे भारत में इससे यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी पूरे भारत में कॉलेजों को मान्यता देगी। ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय ही सबको मान्यता देगी इससे रिलेटेड। यह केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एवं निबंधित है। ठीक है। रेल मंत्रालय से ही रिलेटेड है ये। यह परिवहन संबंधित शिक्षा क्या देगा? परिवहन संबंधित शिक्षा देगा। बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है इस तरह का। ठीक है। अब देख लीजिए वही जगदीप धनखड़ साहब के बारे में, जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। पहले ये पश्चिम बंगाल का गवर्नर हुआ करते थे। इससे पहले 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गए। 16वें उपराष्ट्रपति हैं ये। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य कौन कौन है? मतलब इसका मतलब यह निर्वाचन मंडल मतलब जो वोट दिए इनके जिताने के लिए, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। हम आप तो उपराष्ट्रपति का वोट देते नहीं है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष तो होता नहीं है जो पब्लिक देती है। तो वोटर कौन कौन थे? तो राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मीन्स इलेक्टेड, जो खुद उसमें चुनाव के माध्यम से गए हैं। एक होते हैं मनोनीत, एक होते हैं निर्वाचित। और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य। मनोनीत कौन इनको मनोनीत करता है? राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। 12 राज्यसभा में। लोकसभा में भी 2 पहले एंग्लो इंडियन होते थे, अब इस बार से हटा दिया गया, वो मनोनीत किए जाते थे। लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य। तो इतने लोगों को मिला के यह निर्वाचक मंडल बनाया गया था। दोनों सदनों को मिलाकर कुल कितने थे? 788 लोग। इन्होंने ही वोट दिया और कोई वोट नहीं देते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए भी हम वोट नहीं देते हैं, वो भी इसी तरह से होता है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया। मतलब ये जीते। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। देखिए मतलब व्यक्ति के रूप में 14वां है, अलग अलग व्यक्ति देखा जाए तो। और कार्यकाल के रूप में कौन है? 16वें राष्ट्रपति है। ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप कार्यकाल के रूप में कैसे हैं? 16वें हो गए पद, मतलब 16 बार उपराष्ट्रपति हुए हमारे देश में। लेकिन व्यक्ति एक ही व्यक्ति 2 बार बने, इसलिए व्यक्ति के रूप में कौन है? ये 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। व्यक्ति के रूप में। चलिए आगे क्या है? चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल सिंह द्वारा किया गया। ठीक है। बाकी इधर उतना नहीं है,
जो मेन था वही था। इसमें यही क्वेश्चन राइज हो सकता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ऑप्शन आपको दे सकता है कि राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, या राज्यसभा के सिर्फ मनोनीत सदस्य, या निर्वाचित सदस्य। सिर्फ मनोनीत तो नहीं हो सकते, मनोनीत तो 12 ही होते हैं, उतने लोग थोड़ी उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। लेकिन दे सकता है कि क्या राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं या निर्वाचित और मनोनीत दोनों करते हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा, देख लीजिए कि दोनों करते हैं। देखिए यहाँ पे निर्वाचित भी करते हैं और 12 जो मनोनीत किए जाते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो भी वोट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो नहीं करते हैं वोट, जो मनोनीत होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति में करते हैं। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जगदीप धनखड़ साहब का परिचय देखना चाहते हो देख सकते हैं। इनका जन्म स्थान गाँव की थाना झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। झुंझुनू जिला है राजस्थान में। 9वीं लोकसभा में चुनाव भी जीते थे ये। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल व्यक्ति ही आगे चल के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो ये भी पिछला इनका जो भी इतिहास है पॉलिटिकल ही है। कहाँ से ये, झुंझुनू लोकसभा से ये जीत चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। आगे क्या है, बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। आपको पता है कि भारत सरकार जल जीवन मिशन योजना चला रही है, जिसके तहत हर घर में जल उपलब्ध कराया जा रहा है नल के माध्यम से। तो ऐसा बुरहानपुर पहला जिला बन गया है जो हर घर जल वहां उपलब्ध है, ठीक है। 15 अगस्त 2019 को 73वें संविधान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। कब, अगस्त 2019 में। और जल जीवन मिशन हर घर को जल, हर घर जल, जल जीवन मिशन को कार्यान्वित कर रही है कौन, राज्य सरकारों की भागीदारी से केंद्र सरकार। मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। जल शक्ति मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है केंद्र सरकार की। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल, टारगेट क्या है, शुद्ध जल की आपूर्ति का प्रावधान है। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। बुरहानपुर कहाँ है, एमपी का जिला है, जो पहला हर घर जल में 100% सफल है। तो आप याद रखेंगे बुरहानपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश का जिला है। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त अब गोवा के 2, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव के 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर के 1, पुडुचेरी के 2, पंजाब के 23 एवं तमिलनाडु के 1 जिले को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया। तो अब कई हो गए हैं, लेकिन पहला कौन था, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला, ठीक है। उसको याद रखना होगा, बाकी तो अब कई हैं, टारगेट पूरे होते रहेंगे, अभी और बढ़ेंगे, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है। 11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। ऑलरेडी अप्रैल 2023 11 अप्रैल तक किए जा चुके हैं, क्योंकि ये 15 अप्रैल तक का इसमें सम्मिलित है। और देखिए डाटा 11 अप्रैल तक का आपको मिल रहा है। मई 22 से लेकर अप्रैल 15 अप्रैल 2023 तक का ये करंट अफेयर वार्षिक घटना चक्र है, ठीक है। चलिए, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन वगैरह ये आप देख लीजिएगा, बहुत इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप पॉज करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया। वो जिला था बुरहानपुर एमपी का, और ये राज्य में गोवा है। इसके साथ ही दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो यूनियन टेरिटरी में कौन है, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, जहां पे 100% हर घर जल योजना सफल है। गोवा एवं दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव की सभी जिलों, ब्लॉक पंचायतों एवं गांवों आदि में नल के पानी की आपूर्ति 100% की जा रही है, 100%। ठीक है, देख लिया। चलिए अब यहां देखते हैं क्या है, भारत नवाचार सूचकांक, ये इंडेक्स है।
नीति आयोग ने, कौन जारी करता है? नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार परितंत्र का विश्लेषण करने और उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है। देखिए, इंडेक्स क्यों लॉन्च किया जाता है? विश्लेषण करने के लिए, किसी चीज का एनालिसिस करने के लिए, और उसे बढ़ावा देने के लिए भी। अब कहेंगे बढ़ावा कैसे? तो देखिए, मान लीजिए कोई राज्य इंडेक्स में टॉप पे आता है, उसके देखा देखी दूसरा राज्य प्रयास करेगा, तो इससे बढ़ावा मिलता है, इसीलिए इंडेक्स जारी किए जाते हैं कंपटीशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसी को कंपेटिटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या होता है। इस सूचकांक को निम्न दो मुख्य आयामी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। दो डायमेंशन है क्या? एक इनेबलर्स। ठीक है, इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया। इसके अंतर्गत निम्न 5 स्तंभ शामिल हैं: मानव पूंजी, निवेश, ज्ञानकर्मी, व्यापारिक परिवेश, सुरक्षा एवं विधिक परिवेश। ठीक है, इसके अंतर्गत और प्रदर्शन के अंतर्गत क्या है? किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम, रिजल्ट ऑफ आउटपुट, को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया। इसमें शामिल प्रदर्शन संबंधी 2 स्तंभ है, एक ज्ञान निर्गत, एक ज्ञान प्रसार। ठीक है, 86 संकेतक पर आधारित है, देख लेंगे, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं पॉज करके, बहुत जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो खुद हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जरूरी क्या है, ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद इतना रुपए है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यहाँ देख लीजिए, ये सब अलग अलग वैश्विक है, ये विश्व लेवल पे है। ठीक है, तो भारत का कितना स्कोर मिला है वही यहाँ पे दिया गया है, टेबल आप देख लेंगे। यहाँ पे मेन है भारत नवाचार सूचकांक 2021 के शीर्ष 5 बड़े राज्य कौन है, तो आप याद रख लीजिए। कर्नाटक पहला है, तेलंगाना दूसरा है, हरियाणा तीसरा है, महाराष्ट्र चौथा है, तमिलनाडु 5वां है। ठीक है, स्कोर ये दिए गए हैं, स्कोर इंपोर्टेंट नहीं है। टॉप कौन है याद रखिएगा, कर्नाटक है। उत्तर पूर्वी राज्य में मणिपुर सबसे आगे है, यहाँ पे याद रख सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड जानते हैं पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और विकसित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहां पे पानी वगैरह की सुविधाएं उतनी नहीं है, सूखा एरिया है, तो उसके लिए विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में कई जिला आते हैं, तो उसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का संकल्प लिया था। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं जमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया। ठीक है, इसमें क्या है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जमुना एक्सप्रेसवे, ये दोनों इसमें शामिल हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। ठीक है, तो ये अब दिल्ली से जुड़ गए। अब जाहिर सी बात है, कोई पिछड़ा क्षेत्र यदि इस तरह से बड़े बड़े राजधानियों से जुड़ता है तो उसका विकास वहां पे होना है, तो इस तरह से उसके विकास किए जाते हैं। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथीरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। ये कहां से, कब, कैसे, थोड़ा बहुत आप याद रख लीजिएगा, कब किया गया था, ये आ जाता है कभी कभी। और इसका विकास, एक्सप्रेसवे का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 296.070 किलोमीटर, 296 किलोमीटर आप मोटा मोटी याद रखिएगा। ठीक है, 300 किलोमीटर से थोड़ी सी कम। गौरतलब है कि इस 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए से किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 लेन है, आप याद रखिएगा, मतलब 3 गाड़ी इधर से और 3 गाड़ी इधर से। ठीक है, चलिए, इसका प्रारंभ स्थान कहाँ है? चित्रकूट में, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पे, और
भरतकूप के निकट समाप्ति है, कहाँ? जनपद इटावा के ग्राम कुदरेल के निकट। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। ये आप याद रख सकते हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश के रिलेटेड एग्जाम दे रहे होंगे यूपीपीसीएस वगैरह, वो आप याद रख सकते हैं। उसमें ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस निम्न में से कौन से जिला से होकर नहीं गुजरता है। तो आपको जब ये याद रहेंगे कहाँ कहाँ से जाती है तभी टिक कर पाएंगे। तो क्या है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरती है 7 जिलों से। गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़न वाली मुख्य नदियां कौन कौन से हैं? बागेन है, केन है, श्यामा है, चंदावल है, बीरमा है, यमुना है, बेतवा है, सिंगर है। ठीक है, तो बड़ी नदियों में कौन है? यमुना है, बेतवा भी जाना जाता है। ठीक है, और बाकी छोटी छोटी नदियां हैं। इससे सर्वांगीण विकास होगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये क्या देख लीजिए, NIRF इंडिया रैंकिंग। दोस्तों वीडियो यदि लंबा हो रहा हो तो आप कहेंगे तो यहाँ छोड़ देते हैं, आगे फिर बनाएंगे। एक ही बार लंबा वीडियो देखने से क्या होता है कि आप रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं और आपको बहुत कुछ देखना होता है, डेली करंट अफेयर वगैरह भी देखना होता है। तो लंबा वीडियो एक दिन बनाने का कोई मतलब नहीं। इसे आगे हम फिर कवर करेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। ठीक है, फिलहाल आपने यहाँ तक देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस समय मोटिवेशन मिलता है और तो कुछ होता नहीं, मोटिवेशन मिलता है बस। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए, थैंक यू वेरी मच।